राजधानी के 2 निजी मेडिकल कॉलेजों पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों पर आरोप लगे कि मानव अंग यहां निकाल लिए गए। राजधानी लखनऊ के 2 निजी मेडिकल कॉलेजों पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। मानव अंग तस्करी के आरोप इन अस्पतालों पर लगाए गए हैं। इनमें इंटीग्रल और एरा मेडिकल कॉलेज पर यह आरोप हैं। इन दोनों अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप हैं कि यहां पर अंग तस्करी की जाती है और सांसद कौशल किशोर और ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने जांच के लिए पत्र लिखा है। यह पत्र एक शिकायतकर्ता के आरोप पर लिखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर मानव अंग निकालने के आरोप लगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए और शिकायतकर्ता के पत्र पर ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं और कौशल किशोर जो कि मोहनलालगंज से सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन दोनों मेडिकल कॉलेजों पर जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6 माह के लिए राज्य में आवश्यक रखरखाव अधिनियम लगा दिया है। इस अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी हड़ताल पर जा सकेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विभाग में कोई भी अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सजा या फिर जुर्माना दोनों ही हो सकता है। एस्मा लागू होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें, इसके पहले भी कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह की हड़ताल पर और सरकारी विभागों में काम रोकने पर मनाही कर दी थी। अपने आप में कहीं ना कहीं से एक बड़ा फैसला देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो कहीं ना कहीं से वो काम रुकेगा, वो प्रभावित होगा। उसको देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश को भाई काशी की सफाई। बनारस में कचरा प्रबंधन के तौर तरीके से प्रभावित हुई आंध्र प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री जगन मोहन के निर्देश पर सीएम के प्रमुख सचिव जाएंगे काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान अब दूसरे प्रदेशों को भी खूब भा रहा है। महादेव की नगरी काशी की साफ सफाई आंध्र प्रदेश सरकार को इतनी भाई कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपने प्रदेश में भी काशी की स्वच्छता प्रणाली को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन ने अपने प्रमुख सचिव प्रवीण प्रकाश को काशी आकर यहां के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। रेड्डी के निर्देश पर प्रवीण प्रकाश 28 और 29 नवंबर को बनारस की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर आंध्र प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत बनारस में हुए कार्यों की तारीफ की है। आंध्र प्रदेश सरकार अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रबंधन की योजना शुरू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को देश विदेश में भी खूब सराहना मिल रही है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। महज 3000 रुपए के लिए नवजात शिशु का शव डीप फ्रीजर में रखवा दिया और पूरी रात सबको चूहे काटते रहे। मामला सुर्खियों में आने के बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होगी। आपको बता दें, अतरौली के निवासी राजेश ने अपनी पत्नी सपना को प्रसव के लिए अतरौली के कीर्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सामान्य रूप से डिलीवरी के बाद 11 बजे महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मशीन में रखने की बात कही। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टरों ने सूचना दी कि बच्ची की मौत हो गई है। परिजन द्वारा कारण पूछा गया तो स्टाफ की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परिजनों ने जब शव देखा तो उनके होश उड़ गए। बच्ची के शरीर पर कई सारे निशान थे, जैसे कि जहरीले कीड़े या चूहे ने काट लिया
लिया हो। पीड़ित बच्चे के पिता लगातार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे थे। R9 टीवी पर खबर चलने के बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अलावा SDM को मौके पर भेजा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे डॉक्टर के खिलाफ पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई करेगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा हो गया है और ये संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई है, जिसको लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को इस पूरे मामले पर अवार्ड मिलने के बाद बधाई दी है। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ बाघों की संख्या जब टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था तब 25 थी। वहीं कई सालों के सफल प्रयास के बाद हाल ही में हुए सर्वे में यह पाया गया है कि टाइगरों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है, जिसके बाद अधिकारी फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं अक्सर देखा जाता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारी अधूरे संसाधन की बात कहकर अक्सर रोना रोते हैं। वहीं अगर देखा जाए संसाधनों की पूर्ति अगर हो जाए तो सरकार को यहाँ और फायदा मिल सकता है। साथ ही हाल ही में हुए एजेंसी सर्वे में ये भी पाया गया है कि यहाँ के जो बाघ हैं वो देखने में और जगहों के बाघ से कई जगह खूबसूरत हैं। इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व का विस्तार करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोरोना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान भी पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। फिल्म हॉल्स, थिएटर्स 50% क्षमता दर्शक के साथ ही चलते रहेंगे। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताज़ा दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्य को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार तो होंगे, लेकिन केंद्र की पूर्व चर्चा के बगैर वे कंटेनमेंट जोन्स के बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे। राज्य को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट है। जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिव रेट 10% से ऊपर रहेगी, वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग आवर अलग अलग समय पर करने की सलाह दी गई है, ताकि एक ही समय में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय ना आए। हालांकि राज्यों को कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने से पहले केंद्र के साथ चर्चा करनी होगी। बिना पूर्व चर्चा के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क न लगाने वालों पर राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, खासकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी होगी। रामपुर के अंदर सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत मिली है। MP MLA की स्पेशल कोर्ट ने आजम खां को 2 मामलों में जमानत दे दी, साथ ही उनके बेटे को भी इसमें जमानत मिली है। एक मामला आचार संहिता से जुड़ा है, जिसमें उनकी जमानत कोर्ट ने मंजूर की है। सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत देते हुए जिस तरह से MP MLA कोर्ट ने राहत दी है, उस मामले में तीसरा मामला एक शत्रु संपत्ति के अलावा भी था, जिसमें आचार संहिता का मामला जुड़ा हुआ था। उसमें भी आजम खां को जमानत मिल गई है। दरअसल शत्रु संपत्ति को जौहर ट्रस्ट की 4 दीवारी में मिलाकर कब्जा करने का आरोप लगा था। वहीं अब्दुल्ला आजम को एक मामले में भी जमानत मिली है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के यूनिवर्सिटी के CEO अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीम नगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है। इस मामले को मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में शामिल कर लिया गया है। मामले में सार्वजनिक तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज था, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लगातार विवेचना के बाद आजम खां और उनके बेटे ने जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पिता पुत्र को जमानत दे दी है। बता दें कि सपा सांसद आजम खां पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रामपुर की स्पेशल कोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र दिए थे। ललितपुर की मड़ावरा तहसील के ग्राम सतवासा निवासी सोनू उर्फ सोहन सिंह 13 वर्ष पाकिस्तान की जेल काटने के बाद अपने वतन भारत लौट आया है, लेकिन अभी वह अमृतसर के कम्युनिटी सेंटर में है। उसे ललितपुर लाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में न केवल एक परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
मड़ावरा तहसील के ग्राम सतवासा निवासी सोनू उर्फ सोहन सिंह की जिंदगी के 13 वर्ष पाकिस्तान की जेल में काटने के बाद अब अपने वतन भारत वापसी हुई है। सोनू के भारत लौटने की सूचना पर उसके पिता और चाचा उदय सिंह अमृतसर पहुंच गए। वहां पिता को देखते ही सोनू उनसे लिपट गया और फपक कर रो पड़ा। उधर गांव में सोनू के लौटने की खबर से एक बार फिर से दीपावली की तरह माहौल देखा जा रहा है। मड़ावरा तहसील के सदवासा गांव निवासी रोशन सिंह लोधी के 4 बेटे हैं, जिसमें सोनू सबसे छोटा बेटा था। 19 साल की उम्र में वह साधु बनने की कहकर घर से कहीं निकल गया और उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। पूरा परिवार उसकी तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी साल परिवार को सूचना मिली कि सोनू पाकिस्तान की जेल में बंद है। अमृतसर पहुंचने पर सोनू को नारायणगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। इधर सोनू के मिलने से परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ललितपुर से R9 टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। चर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले में आज पुलिस ने एक आरोपी देवेंद्र शुक्ला तत्कालीन एसओ को गिरफ्तार कर लिया है। इनको एसओजी टीम और सर्विलांस की मदद से महोबकंड बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्त से अब भी तत्कालीन आईपीएस मणिलाल पाटीदार और उनके करीबी सिपाही अरुण यादव अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। मामला कपड़ी पत्थर मंडी का है, जहां पर मैगजीन संचालक इंद्रकांत त्रिपाठी को बीते 8 सितंबर को अपनी ऑडी कार में गोली लगने से घायल अवस्था में मिले थे, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसके बाद उनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों की तहरीक के आधार पर तत्कालीन आईपीएस मणिलाल पाटीदार, देवेंद्र शुक्ला सहित तत्कालीन सिपाही अरुण यादव एवं 2 अन्य व्यापारी पर हत्या का मुकदमा और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्कालीन एसआईटी जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसआईटी ने जांच में इन पर 306 के तहत धारा तब्दील की थी, जिसके बाद से 2 लोग गिरफ्तार हो गए थे और 3 पुलिसकर्मी आईपीएस मणिलाल पाटीदार और देवेंद्र शुक्ला अरुण यादव फरार चल रहे थे, जिसके बाद देर रात्रि पुलिस ने देवेंद्र शुक्ला एसएचओ को महोबकंड बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। देवेंद्र शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के आलाधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्द उन्हें जेल भेजे जाने की तैयारी में जुट गई है। बरेली कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। यहाँ पर दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 40,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। बरेली कोर्ट ने चाचा भतीजे के रिश्ते को कलंकित करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में सुरेश नाम के एक शख्स ने अपनी 3 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट तृतीय अनिल कुमार सेठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 40,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। आपको बता दें कि दुष्कर्म की घटना वर्ष 2016 में हुई थी। इस तरह कोर्ट में ये मामला 4 वर्ष तक चला। वर्ष 2016 में देवरनिया क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 4 साल सुनवाई की। आपको बता दें, इस दौरान कोर्ट ने तमाम गवाहों और पीड़ित के बयानों को सुना। इसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 40,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसी के तर्ज पर रायबरेली में भी शहर स्थित पत्रकारपुरम में अब वर्षों से अवैध कब्जा किए हुए लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में पीला पंजा चलाकर उनके बनाए गए जो अस्थायी निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया है। दरअसल कई वर्षों से रायबरेली शहर के पत्रकारपुरम कॉलोनी के पास होम्योपैथिक हॉस्पिटल के लिए आवंटित जमीन पर कुछ अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर कई बार नोटिस भी जारी की गई थी, जिसके बाद भी कब्जेदारों द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया गया और अवैध कब्जे को जमींदोज करने का काम किया गया। आपको बता दें कि यह जमीन वर्ष 2010 में होम्योपैथ के नाम पे आवंटित की गई थी, जिस पे लगातार होम्योपैथ अस्पताल बनने के लिए प्रस्तावित हुआ था। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की माने तो विगत 10 वर्षों से अवैध कब्जे पे वो लोग निवास कर रहे थे। कई बार उनको नोटिसें भी दी गई, लेकिन अवैध कब्जा हटाने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके तहत पीला पंजा चलाकर उनके अवैध कब्जे को नस्तानाबूद करने का काम किया गया है। सांसद रामशंकर कटेरिया के प्रतिनिधि अरविंद कटेरिया की दबंगई देखने को मिली है, जहां मत्स्य अधिकारी के साथ तहसील परिसर में मारपीट की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी
अरविंद कटेरिया की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला सिकंदर तहसील का बताया जा रहा है, जहां इटावा सांसद रामशंकर कटेरिया के प्रतिनिधि अरविंद कटेरिया ने सिकंदर तहसील में जिला मत्स्य पालन अधिकारी डॉक्टर रणजीत सिंह को साथियों के साथ मिलकर पीट दिया। मत्स्य अधिकारी ने आरोप लगाया है कि महीनों से यमुना में मछली का अवैध तरीके से शिकार किया जा रहा था। जब इस पर रोक लगाई गई तब सांसद प्रतिनिधि ने मत्स्य अधिकारी पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना तहसील के अंदर की बताई जा रही है। वहीं सूचना पर सीओ व एसडीएम पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकला। आरोपित प्रतिनिधि के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। कहीं न कहीं इसमें आरोपी की तलाश इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी के सांसद के प्रतिनिधि भी हैं। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा यानी आगामी 30 नवंबर को हरिद्वार आकर मां गंगा के स्नान करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर है। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते डीएम हरिद्वार ने आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान पर पूरी तरह से रोक लगाई है। दीपावली के बाद लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हरकत में आए जिला प्रशासन ने आगामी 30 नवंबर को हिंदुओं के प्रमुख पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे। इन श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों की होती थी। डीएम हरिद्वार सी रविशंकर ने 30 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर स्नान पर्व स्थगित कर दिया है। डीएम हरिद्वार ने इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा एवं महामारी एक्ट में कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। खासकर हर की पैड़ी के आसपास घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए भी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। संतों और तीर्थ पुरुषों से भी मांग की गई है कि वे श्रद्धालुओं से हरिद्वार न आने की अपील करें। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हरिद्वार में न फैले, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। यही नहीं, इस फैसले को कम से कम जिला प्रशासन को उन जगहों से भी पालन करवाना पड़ेगा जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। सीतापुर में गन्ना क्रय केंद्र पर मजदूरी करने वाले एक मजदूर की अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। मजदूर की हत्या करने के बाद बदमाश गन्ना क्रय केंद्र पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली को लेकर फरार हो गए। गन्ना क्रय केंद्र से सुबह 500 मीटर पर दूरी पर जब सुबह मजदूर का शव मिला तो हड़कंप मच गया। आनंद फान में पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। मामला पिसामा थाना क्षेत्र के सरवाडीह का है। यहाँ पर एक चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र है, जहाँ पर एक मजदूर मजदूरी करता था। आज सुबह इस मजदूर का शव गन्ना क्रय केंद्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। मृतक की पहचान रामकोट थाना क्षेत्र के डलिया गांव निवासी राम नरेश के रूप में की गई। इस मामले में मृतक के भाई ने गन्ना क्रय केंद्र पर चौकीदारी करने वाले चौकीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस हत्या के दौरान ही गन्ना क्रय केंद्र से एक ट्रैक्टर ट्राली के गायब होने का भी मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के पूरे जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल के सामने आता है और हत्या की वजह और हत्यारा कौन होता है। शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर मेरठ में दर्ज हुआ पहला मुकदमा। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में एक बैंकेट हॉल में 100 से अधिक लोगों के शादी समारोह में शामिल होने पर मेरठ की लालकुर्ती पुलिस ने मंडप स्वामी, दूल्हा और दुल्हन के परिजनों के खिलाफ कोविड-19 के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि मंडप में करीब 300 मेहमान दोनों तरफ से इकट्ठा हुए थे। मंडप संचालक ने भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत नहीं की थी। वहीं शादी समारोह के दौरान किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंस या मास्क का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसकी जानकारी थाना लालकुर्ती पुलिस को मिली तो गश्त कर रहे सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मंडप संचालक से 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति देखने को कहा, जिस पर मंडप संचालक नहीं दिखा सका। इसके बाद लड़का और लड़की पक्ष के लोग सब इंस्पेक्टर से भिड़ गए। इसी पर शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में दूल्हा दुल्हन के पिता और मंडप स्वामी को नामजद किया गया है। एडीजी से लेकर के थाना अध्यक्ष तक
लगातार इस ओर कोशिश कर रहे हैं कि शादियों में लोग शामिल ना हो और नई गाइडलाइन भी जारी होने की संभावना है। जहां अभी तक केवल 100 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आज के बाद से इनकी संख्या घटकर 50 रह जाएगी।